हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, है ना। तो ये वाला है आपके पास चैप्टर नंबर 10। दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ दिस chapter is mechanical properties of fluids। अब देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में। ओके, नाउ यू माइट बी क्वेश्चनिंग दैट व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड, है ना। तो फ्लूइड इज एनीथिंग that can flow, है ना, जो फ्लो कर सकेगा। जैसे हमारे पास गैसेस है तो गैसेस कैन फ्लो, हमारे पास लिक्विड्स है, ये वाला भी फ्लो कर सकते हैं। तो गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड। अभी कोई ऐसा बोलेगा कि हमारे पास जो है सेमी क्रिस्टलाइन या सेमी सॉलिड है, तो क्या उसको हम लोग फ्लूइड कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो ये सेमी सॉलिड है या आपके पास जो है सेमी क्रिस्टलाइन मटेरियल है, तो ये सेमी सॉलिड या सेमी क्रिस्टलाइन, इसको हम लोग फ्लूइड कहेंगे या नहीं कहेंगे? अगर वो फ्लो कर सकेगा ना, इफ इट कैन फ्लो, तभी वो फ्लूइड होगा। अगर फ्लूइड फ्लो नहीं कर सकेगा तो फ्लूइड नहीं होगा। सो फ्लूइड इज एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। जनरली वी इंक्लूड गैसेस एंड लिक्विड्स इन फ्लूइड। अच्छा, अब जो है ये चैप्टर आपको कहां पर काम आ जाएगा? तो ये वाला जो है इस फ्लूइड मैकेनिक्स, ये पूरा के पूरा जो फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ये फ्लूइड स्टैटिक, ये पूरा और फ्लूइड मैकेनिक्स, ये दोनों के फंडामेंटल कहां पर काम आते हैं? ये दोनों के फंडामेंटल आपको काम आएंगे आपके पास जो है मरीन इंजीनियरिंग में, मरीन डिजाइन मतलब मरीन इंजीनियरिंग एंड वी कैन से एरोनॉटिक्स, या तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ये आपको बहुत काम आ जाएगा। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फ्लूइड इज एनीथिंग दैट कैन फ्लो, इट जनरली इंक्लूड्स गैसेस एंड लिक्विड्स, और सेमी सॉलिड भी जब वो फ्लो करेगा तो उसको हम लोग जो है इंक्लूड कर लेंगे फ्लूइड में। अगर वो फ्लो नहीं करता तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे फ्लूइड में। अच्छा, ये फ्लूइड की जो है हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, है ना। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी। अब पहली प्रॉपर्टी जो आपके पास जो फ्लूइड की है दैट इज नॉन एज डेंसिटी। अब डेंसिटी वैसे आपने तीन तरह की देखी होगी। जैसे हमारे पास जो है लीनियर डेंसिटी होती है, लीनियर डेंसिटी, ये सिर्फ सॉलिड्स में होती है ना। सो दिस इज ओनली इन सॉलिड्स। हाउ वी डिफाइन लीनियर डेंसिटी? लीनियर डेंसिटी लैम्ब्डा इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। सो लैम्ब्डा इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय लेंथ। लैम्ब्डा इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय l, है ना। तो ये वाला हो जाएगा लीनियर डेंसिटी, जो सिर्फ सॉलिड्स की हो सकती है, और इसका ऐसा यूनिट होगा, किलोग्राम पर मीटर। ओके, सेकंड वन इज वी कैन से एरियल डेंसिटी। सेकंड वी कैन से एरियल डेंसिटी। तो एरियल डेंसिटी भी आपके पास सॉलिड्स में ही होगी। तो सॉलिड्स के अंदर एरियल डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू वी कैन से मास डिवाइडेड बाय एरिया। दैट इज आपके पास सपोज ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना। अगर यहाँ पर आपके पास 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसा आपके पास एक फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक वायर है ना। वैसे तो मैं आपको बता दूं कोई भी ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल नहीं होता, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर 3 डायमेंशनल। लेकिन हम लोग सिंपलिसिटी के लिए अगर ये वायर को 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट गिने ना, तो यहाँ पर जो है लैम्ब्डा इज इक्वल टू m/l, तो ऐसा यूनिट इस किलोग्राम पर मीटर
अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसा मैंने आपको बताया 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में नहीं होता, लेकिन जनरली जो है यहाँ पर ये डिस्क है ना, तो ये वाला हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया इज इक्वल टू वी कैन से पाई आर स्क्वायर, है ना, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, या तो आप कोई दूसरा शेप हो तो उसका एरिया ले, है ना, तो ये वाला इसका ऐसा यूनिट होगा, ऐसा एरिया यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन अगर ये वाला हो गया ना तो यहाँ पर एरिया एल स्क्वायर होगा, तो इसका ऐसा यूनिट हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा मन में, इट इज किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। एंड द थर्ड वन इज वी कैन से वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, और वी कैन से हियर दैट इट इज ओनली डेंसिटी, सिर्फ डेंसिटी कही जाए तो आप उसको वॉल्यूम डेंसिटी भी कह सकते हो, है ना। ये वाली होगी सॉलिड्स में, ये वाली होगी आपके पास लिक्विड में, ये वॉल्यूम डेंसिटी आपके पास होगी गैसेस में, ये वाली वॉल्यूम डेंसिटी होगी प्लाज्मा स्टेट में, और ये वाली वॉल्यूम डेंसिटी आप मेजर कर सकते हो इसमें बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में। सो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में इसमें भी जो है वॉल्यूम डेंसिटी या तो सिर्फ डेंसिटी आप इसको मेजर कर सकते हो। तो ये डेंसिटी क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना, तो ये वाला रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये वाला हो जाएगा वॉल्यूम डेंसिटी। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ दिस डेंसिटी इज किलोग्राम पर वी कैन से मीटर क्यूब, इसकी ऐसा यूनिट जो है क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो व्हाट वी डिस्कस्ड हियर, डेंसिटी हम लोगों ने 3 तरह की अभी तक देख ली है, लीनियर मास डेंसिटी, या तो आप जो इसको लीनियर डेंसिटी भी कह सकते हो, तो इट इज मास अपॉन लेंथ, एरियल मास डेंसिटी, या तो उसको जो है एरियल डेंसिटी भी कह सकते हो, इट इज मास अपॉन एरिया, एंड वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। ये वाला आपके पास जो हो गया डेंसिटी के बारे में। अब अगर हम लोग आगे बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जो है आगे बात करेंगे, जैसे डेंसिटी जो है, एक और तरह की भी डेंसिटी हम लोग जो है बात करेंगे, इसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी। सो रिलेटिव डेंसिटी इसकी भी बात करेंगे, इसको हम लोग जो स्पेसिफिक डेंसिटी भी हम लोग कहते हैं, तो इट इज नॉन एज स्पेसिफिक डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी, है ना, दोनों एक ही चीज है। So relative density is defined here as density of the substance divided by density of water at 4 डिग्री सेल्सियस, है ना, जैसा कि लाइव लेक्चर में मैंने बताया था कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है ना, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो रिलेटिव डेंसिटी या तो स्पेसिफिक डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई यूनिट हमारे पास नहीं होगा, है ना, तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये वाला आपके पास हो जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी इज लाइक दिस, है ना। अब देखिए, अगर आपके पास सिंगल सब्सटेंस है ना, सपोज यू हैव गॉट ओनली वन सब्सटेंस, so if you are having only one substance, then density is equal to mass divided by volume. But what will happen if you have got a substance which comprises of several other substances? So if a mixture is given, तो if the mixture is given, जैसे आपके पास जो है if a mixture is given, that is if a mixture is given of substances like substances having mass m1 m2 up to mn and densities रो 1 रो 2 अप टू वी कैन से रो n, है ना। अगर हमको कोई मिक्सचर दिया हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो यहाँ पर अगर आपके पास जो है मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर डिफरेंट मासेस से मास m1 इसकी डेंसिटी आपके पास रो 1 है, ये मिक्सचर है पूरा मिक्स हो चुका है, तो इसकी हम लोग डेंसिटी कैसे ढूंढेंगे? सो डेंसिटी इज गिवन बाय टोटल मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। सो ये वाला हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। सो डेंसिटी इज इक्वल टू, वी कैन से दैट इज रो इज इक्वल टू टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2 प्लस अप टू वी कैन से mn डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2 प्लस अप टू वी कैन से vn। ठीक है, सो डेंसिटी रो इज इक्वल टू m1 और यहाँ पर जो है आपके पास आ जाएगा प्लस m2 प्लस अप टू वी कैन से mn, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला हो जाएगा रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे m1 अपॉन रो 1 प्लस m2 अपॉन रो 2 प्लस अप टू वी कैन से mn अपॉन रो n। ठीक है, ये वाला हमारे पास डेंसिटी आ गई। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, अगर दो ही मिक्सचर है ना, सपोज मिक्सचर के अंदर दो ही सब्सटेंसेस है, तो आपको सिर्फ इतना लगाना है फॉर एग्जांपल, और n नंबर ऑफ सब्सटेंसेस आते हैं तो आपको ये वाला पूरा लगा देना है ना। तो यहाँ पर भी वीडियो को पॉज करके इसकी नोट बनाइएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसकी नोट बनाइए, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बताया था कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, इसके भी दो और फॉर्मूला है तो मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखिए, इफ मास ऑफ सब्सटेंस एंड मास ऑफ वाटर are taken same, है ना, are taken the same, तो ये वाला रिलेटिव डेंसिटी ऐसे कैसे लिखेंगे हम लोग? दैट इज डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, सो ये वाला रिलेटिव डेंसिटी कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सब्सटेंस। ये वाला हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब अगर हम लोग जो है बात करेंगे कि इफ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर आर टेकन द सेम, तो उसमें रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास कैसे आ जाएगा? सो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर रो एस डिवाइडेड बाय रो वाटर लिख दिया, तो रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास कैसे आ जाएगी? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अब अगर हम लोगों ने वॉल्यूम सेम ले लिया तो ये दोनों कट जाएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर और ये दोनों कट जाएगा, सो ये वाला कितना आ जाएगा? ms डिवाइडेड बाय वी कैन से mw। सो रिलेटिव डेंसिटी हम लोग ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ द वॉल्यूम इफ यू टेक वॉल्यूम टू बी द सेम, और वहां पर भी आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि मास ऑफ द सब्सटेंस एंड मास ऑफ द वाटर आर टेकन द सेम। तो यहाँ पर आप जो है मासेस अगर सेम लेते हो ना, तो ये वॉल्यूम का रेशियो भी आपको रिलेटिव डेंसिटी देगा, और ये भी आपके पास रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। ओके, सो एक काम कीजिएगा, इसकी आप जो है नोट बनाइए, इसकी आप नोट बनाइए, ठीक है। अब अगर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल, तो दूसरी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, वो है आपके पास प्रेशर, है ना। तो प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर इज नथिंग बट इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज नथिंग बट इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया। सही दिख रहा है? तो प्रेशर इज व्हाट? सो प्रेशर इज नथिंग बट इट इज अ मैग्नीट्यूड
इज अ magnitude of force, magnitude of perpendicular force, not only force but of perpendicular force, perpendicular force per unit area. ये वाला हो जाएगा इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। ये वाला आपके पास प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है ना, और यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं, जैसे फोर्स F लगा दिया और ये एरिया जो है आपके पास A हुआ, तो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। सो टोटल परपेंडिकुलर फोर्स, इट इज नथिंग बट इट इज टोटल परपेंडिकुलर फोर्स, total perpendicular force divided by total perpendicular total area, ठीक है। so it is total perpendicular force divided by total area in some of the cases। देखिए कितने केसेस के अंदर आपको फोर्स ऐसा दिया जाएगा, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और आपको दिया भी जा सकता है वर्टिकल के साथ में, मतलब दिस एंगल कैन आल्सो बी गिवन। सो ये वाला फोर्स है ना, तो आपको क्या करना है मालूम है? आपको यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लेना है। तो ये वाला आपके पास F cos थीटा हो गया और ये वाला आपके पास F sin थीटा हो गया। सो प्रेशर इज इक्वल टू बिगिन से ये वाला हो गया आपके पास F sin थीटा डिवाइडेड बाय A। तो अगर आपके पास प्रेशर ऐसा है ना, तो भी आप उसको क्या करना चाहिए, उसको आपको परपेंडिकुलर उसका कंपोनेंट ही लेना चाहिए, है ना। तो प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ पर इस केस में ये वाला हो जाएगा F sin थीटा डिवाइडेड बाय वी कैन से A। तो प्रेशर जो है ये वाला हो गया हमारे पास F sin थीटा डिवाइडेड बाय A। चलिए अब अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रेशर जो है उसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो उसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। तो इट इज ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वी कैन से इट इज पास्कल। तो पास्कल भी हम लोग जो है उसका ऐसा यूनिट हम लोग कहते हैं। तो ये वाला हमारे पास प्रेशर हो गया, ठीक है ना। अब प्रेशर हम लोग जो है कैसे, ये ऐसा यूनिट है, तो क्या उसके प्रैक्टिकल यूनिट भी है? यस, देयर आर प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ द प्रेशर आल्सो। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ऐसा यूनिट, तो जैसे मैंने आपको बता दिया, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। अगर ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, तो उसके प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन से होंगे? तो प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ प्रेशर आर लाइक दिस। जैसे आपके पास 1 एटमॉस्फेयर हुआ ना, that is 1.013 into 10⁵ पास्कल। ये वाला आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ये वाला हो गया आपके पास 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज ऐसा यूनिट। फिर 1 बार हो गया, तो 1 बार इज 10⁵ पास्कल, 1 बार इज 10⁵ पास्कल। और फिर उसके बाद जो है अगर आप देखोगे ना 1 टोर, तो 1 टोर इज 133.28 पास्कल, है ना, 133.28 पास्कल। अच्छा, एक और भी तरीका है जिसकी वजह से हम लोग प्रेशर माप सकते हैं। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटीएम प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, Hg कॉलम। या तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 760 सेंटीमीटर, 760 मिलीमीटर, नॉट सेंटीमीटर बट मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम। अब ये क्या होता है Hg कॉलम, मर्क्यूरी कॉलम, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन दिस मच, इतना लिखो, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इतनी नोट बनाइए बेटा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इतनी नोट बनाइए। अब हम लोग जो है बात करेंगे टॉरिसनी बैरोमीटर। अच्छा, प्रेशर जिससे हम लोग नापते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं बैरोमीटर।
pressure measuring device is barometer. It is measuring bar. Bar is a unit of pressure, है ना? It is measured in barometer. तो सबसे पहले किसने बनाया? टॉरिसेली। टॉरिसेली उसने जो है ये वाला प्रेशर पेन बनाया। उसने क्या कर दिया? He took a tube, glass tube of 1 meter length. ये वाली 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर लेंथ की उसने क्या कर दिया? एक ट्यूब ले ली। Now he filled the tube with Hg, मर्क्यूरी से उसने पूरी ट्यूब को भर दिया, है ना? So this is what, this is Hd और in other words it is mercury, ठीक है? फिर उसने क्या कर दिया? उसने जो है यहाँ पर ये वाला पूरा एक उसने एक वेसल ले लिया and in this container or vessel he also took mercury. अब ये वाली जो ट्यूब थी ना, ये ट्यूब को उसने उल्टा ऐसे रख दिया, है ना? ये वाली ट्यूब को ऐसे रख दिया। तो ये ट्यूब का जो मर्क्यूरी जो था ना, वो धीरे धीरे नीचे आने की तरफ स्टार्ट हुआ, मतलब वो यहाँ पर आके रुक गया, यहाँ पर आके रुक गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये 76 सेंटीमीटर ये मर्क्यूरी कॉलम की हाइट हो गई, है ना? तो अब यहाँ पर क्या हुआ होगा कि यहाँ पर जो है एयर का प्रेशर होगा, एयर का प्रेशर होगा। सो एयर का प्रेशर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर लगा होगा तो ये जो है नीचे की तरफ ऐसे लगा होगा, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया होगा ऐसे, है ना? तो ये प्रेशर जो है इट हैज प्रिवेंटेड द लिक्विड कॉलम ऑफ द मर्क्यूरी टू फॉल डाउन फर्दर, इसने यहाँ पर इसको रोक दिया। सो ये वाला हो गया 76 सेंटीमीटर। अगर ये नीचे जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से नीचे जाता है तो ये प्रेशर कम होगा, और अगर ये प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये 76 सेंटीमीटर से ऊपर की तरफ भी ये बढ़ जाएगा, है ना? तो ये वाला हो गया हमारे पास 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, ठीक है? ये वाला इसके पास ऐसा हो गया। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। प्रेशर के टाइप होते हैं, है ना? तो टाइप्स ऑफ प्रेशर, चलिए हम लोग जो है टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रेशर, ठीक है? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर लाइक दिस। One is, you can say, absolute pressure, which is denoted by PA or P. Let me write like this, that is PF, absolute. You may write absolute. और दूसरा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम लोग PATM लिखते हैं। और तीसरा वाला होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा तीसरा होता है हमारे पास गेज प्रेशर, गेज प्रेशर PG, है ना? गेज प्रेशर PG। अच्छा, ये वाला एब्सोल्यूट प्रेशर इज नथिंग बट इट इज एडिशन ऑफ दिस टू, है ना? गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एडिशन होता है आपको एब्सोल्यूट प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सपोज ये एक वेसल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक वेसल है, ठीक है? अब वेसल में जो है कोई बंदा यहाँ पर है, एक्चुअली वेसल नहीं स्विमिंग पूल है ना? वेसल नहीं, लेकिन ये वाला आपके पास स्विमिंग पूल है, ठीक है? स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के अंदर कोई बंदा यहाँ पर ऐसे तैर रहा है, ठीक है? ये स्विमिंग पूल के अंदर ऐसे तैर रहा है, तो उसको कितना प्रेशर लगेगा? तो उसको जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा प्लस ये कॉलम का भी प्रेशर लगेगा। ये वाला वाटर कॉलम उसके ऊपर होगा ना, दिस वाटर कॉलम, तो ये वाला वाटर कॉलम का भी प्रेशर उसको लगेगा। तो वाटर कॉलम जो है उसका प्रेशर होगा HρG। ये अभी हम लोग प्रूव करते हैं, अभी हम लोग प्रूव करते हैं।
ये P एटमॉस्फेयर प्लस P वाटर कॉलम, तो इसके ऊपर जो एब्सोल्यूट प्रेशर लगेगा, दैट एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज 1.013 into 10⁵ पास्कल, है ना। तो ये यहाँ पर इसको जो एब्सोल्यूट प्रेशर लगेगा दैट विल बी इक्वल टू वी कैन से पे एटीएम प्लस पे एटीएम नहीं एटीएम नहीं P एटमॉस्फेरिक प्लस वी कैन से P गेज प्रेशर, P गेज प्रेशर, है ना। तो P गेज प्रेशर is always equal to P absolute minus P ATM, है ना। तो ये वाला आपके पास जो है टाइप ऑफ प्रेशर हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर, ठीक है। सो राइट डाउन इतना लिखो, फिर बाद में हम लोग जो है ये प्रूव करते हैं कि प्रूव दैट द वाटर कॉलम और एनी फ्लूइड कॉलम एक्सर्ट दिस मच प्रेशर ऑन एट द बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एच रोज उसका चाहे कोई भी शेप हो, ये वाला हमारे ऊपर इतना प्रेशर लगा है, ओके। सो आप लोगों ने लिखा होगा फिर उसके बाद जो प्रूव दैट फ्लूइड कॉलम exerts the pressure H rho g at the bottom of the column, ठीक है। यहां पर हमको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट the fluid column exerts the pressure H rho g at the bottom of the column। चलिए इतना हम लोग जो है इसको पहले प्रूव कर लेते हैं, फिर बाद में आगे भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये वाटर है ना, और वाटर का मैं यहाँ पर एक वाटर का ही कॉलम ले लूँ, दिस इज वाटर। चलिए वाटर या तो आप उसको फ्लूइड भी कह सकते हैं, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, एंड दिस इज उसी वाटर का, मतलब कोई अलग हम लोगों ने इसमें कॉलम नहीं डाला, कोई अलग सिलेंडर नहीं डाला, इट इज वाटर कॉलम और फ्लूइड कॉलम, ठीक है। अब सपोज यहां पर फोर्स F1 लगता है, फोर्स F1 लगता है, चलिए इसको हम लोग यहां से ऐसे लिख देते हैं, इस सरफेस से ले लेते हैं, दैट विल बी वेरी इजी फॉर अस। तो यहां पर उसको एटमॉस्फेयर का फोर्स F1 लगता है और यहां पर जो है इसको फोर्स F2 लगता है। ये वाटर कॉलम है, मतलब क्या हम लोगों ने वाटर का ही एक सिलेंडर उसी के अंदर ले लिया, मतलब इमेजिनरी, इट इज नॉट रियल वन but it is imaginary cylinder inside the water itself. What we need here, हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर ये वाटर कॉलम, वाटर का जो हमारे पास वेसल था, उसी वाटर के वेसल के अंदर हम लोगों ने एक कॉलम अज्यूम कर लिया, लेट अस से कि ये वाटर का ही कॉलम है ना। यहाँ पर फोर्स कितना लगता है F1 और यहाँ पर फोर्स कितना लगता है F2, है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे कि as shown in the figure, a water column as shown in the column in the figure, water column of क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया A and height h is imagined। इसको हम लोगों ने इमेजिन कर लिया, यहां से यहां तक जो है हम लोगों ने इसको इमेजिन कर लिया, ये हाइट h। नाउ ये वाटर कॉलम है, ये इमेजिनरी है, ये ना तो ऊपर जाता है ना तो नीचे जाता है, मतलब इट इज इन अ बैलेंस कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि द वाटर कॉलम
the water column is in the equilibrium condition, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, मतलब इतना तो नीचे जाता है तो क्या होगा, यहाँ पर जो फोर्स, ये जो फोर्स होगा जो उसको ऊपर की तरफ लग रहा है, ये वाली सरफेसेस से ये इसको बैलेंस कर रहा होगा, प्लस इसके वेट को भी बैलेंस कर रहा होगा। सो द फोर्सेस ऑन द column must be balancing each other, must be balancing one another या each other, जो है आपको उसको बैलेंस करता होगा। अब यहाँ पर जो फोर्स है वो कितने लग रहे हैं, पहले कितना लिखो फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले कितना लिखो, वीडियो को पॉज कर दिया। अब यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो F1 लग रहा है, साथ में इसका वेट भी लगेगा ना, यहाँ पर इसका वेट भी लगेगा। सो द फोर्सेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आर F1 प्लस W, और अपर डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, एक ही फोर्स लग रहे हैं, तभी तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो ये वाला F1 इज इक्वल टू, वी कैन से F1 लेट से, यहाँ पर W इज इक्वल टू mg और यहाँ पर F2 इज इक्वल टू F2। ओके, अब इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, सो F1 प्लस mg, m की जगह पे रो इंटू v लिखते हैं, m की जगह पे रो इंटू v इंटू g इज इक्वल टू, वी कैन से F2, सो F1 प्लस रो, v की जगह पे हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट लिखते हैं, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट इंटू g इज इक्वल टू, वी कैन से F2, है ना। तो ये वाला क्या हो गया, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, व्हाट वी डिड हियर, F1 प्लस रो a hg इज इक्वल टू F2। नाउ if this equation 1, if equation 1 is divided by a, है ना, इक्वेशन a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर F1 अपॉन a इज इक्वल टू रो a hg अपॉन a इज इक्वल टू F2 अपॉन a। सही वाला कितना हो गया आपके पास P1, है ना, ये फोर्स अपॉन एरिया, ये कितना हो गया आपके पास P1। लेट अस से P1 is equal to P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे, सो दिस इज योर रो hg, है ना, h रो g, ठीक है ना, ये वाला h रो और g, a और a कैंसिल, और ये वाला कितना हो गया P2। अब ये वाला कितना हो गया P एटमॉस्फेरिक हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखते हैं, प्लस वी कैन से h रो g इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, मतलब ये वाला हो गया आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर, है ना, तो ये वाला h रो g is equal to P absolute minus P atmospheric pressure। तो ये वाला कितना हो गया h rho g is equal to, ये वाला हो गया P gauge pressure। सो ये वाला हमारे पास ये वाटर कॉलम जो है इतना, देखिए उसकी सिर्फ हाइट इंपॉर्टेंट है, उसकी डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसका शेप कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, उसका शेप जो है कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस वाटर कॉलम। अभी देखिए हमारे ऊपर जो है ना एक एयर का कॉलम है, हमारे ऊपर एक एयर का कॉलम है, उसकी हाइट है 800, अगर वो कैलकुलेट करोगे ना आप तो हम लोग कितना प्रेशर यहाँ पर हमारे कंधे पर लेके घूम रहे हैं मालूम है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द 2 एलिफेंट्स। हम लोग 2 एलिफेंट को हमारे कंधे पे लेके घूम रहे, आप कैलकुलेट करना डेंसिटी ऑफ एयर, ये 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब गिन लेना और फिर बाद में आप उसको गिन लेना, देखिए कितना आ रहा है। ओके, सो नोट बनाइए। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो है हमारे पास जो आ रहा है, सपोज आपके पास कोई लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर सपोज यहाँ पर एक वेसल रखा हुआ है, ये वेसल रखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास एक P2 है, यहाँ पर जो प्रेशर है सपोज P1 फॉर एग्जाम्पल, एंड लिफ्ट स्टेशनरी है ना, तो P2 माइनस P1 तो h rho g होगा इफ लिफ्ट इज स्टेशनरी और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी।
with constant velocity. तो if lift is stationary or moving with constant velocity तो P2 minus P1 H0 G होगा। लेकिन अगर आपके पास जो है फॉर एग्जाम्पल ये लिफ्ट है ना, और लिफ्ट इफ इट इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन a0 इन अपर डायरेक्शन, तो यहाँ पर जो प्रेशर P1 है, यहाँ पर जो प्रेशर आपके पास P2 है, सो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा H0 G प्लस a0, है ना। ये वाला कितना प्रेशर दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, इट इज मूविंग इन अपर डायरेक्शन, तो H0 G प्लस a0, एंड इफ लिफ्ट इज मूविंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन से चल रही है एक्सेलरेशन a, तो P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा H0 G इंटू H0 G माइनस a0, है ना। इतना जो है यहाँ पर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर लिफ्ट जो स्टेशनरी है, सो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H0 G, P2 minus P1 is equal to H0 into G plus A0 when the lift is moving in upper direction with A0, and if it is moving in a downward direction, that time you will get P2 minus P1 is equal to H0 G. It is not rho, it is G minus A0, ठीक है। अब अगर जो है फॉर एग्जाम्पल दूसरा है कि अगर आपके पास सपोज आपके पास कोई वेसल है ना, और ये वेसल स्टेशनरी है, तो उसमें लिक्विड की सरफेस ऐसी रहेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर लिफ्ट को अगर ये इसको अगर हम लोग A0 जितने एक्सेलरेशन से अगर ये डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो द सरफेस ऑफ द लिक्विड विल बी लाइक दिस, है ना। ये सरफेस एज ऑफ द लिक्विड विल बी लाइक दिस। सपोज दिस इज थीटा, ये वाला आपके पास सपोज हाइट h2, यहाँ पर ये हाइट h1, सपोज दिस इज P1, और यहाँ पर आपके पास P2, और ये वाली लेंथ अगर आपके पास L है, फॉर एग्जांपल ये वाली लेंथ L है, तो यहाँ पर ये P1 इस पॉइंट पे प्रेशर P1 और इस पॉइंट पे प्रेशर P2, सो P1 माइनस P2 कितना होगा, सो P1 माइनस P2 will be equal to, we can say rho into G, ये P1 minus P2 पे दोनों पे, ये वाला हो जाएगा H1 minus H2, है ना। देखिए ये वाला हम लोग जो इसको प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी आप जो इसको एक्सेप्ट कर लो कि यहाँ पर इस पॉइंट पे आपके पास P1 है और इस पॉइंट पे अगर आपके पास P2 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा rho G into H1 minus H2, ठीक है। H1 माइनस H2 कितना होगा, तो अगर हम लोग जो है इसकी बात करेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, कौन सा वाला, ये OP1G, OP1M है, और ये N कुछ भी रख दो Q, है ना। OP1M ये वाला ट्रायंगल में ये H1 है, ये हाइट H1 आपके पास, ये हाइट H1 है, ये एंगल आपके पास थीटा है, ठीक है ना। ये वाला एंगल आपके पास थीटा है, और सपोज यहाँ से यहाँ तक की आपके पास लेंथ है L प्लस एक्स, कितनी हो गई L प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो L है ना, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास x है, ये वाली आपके पास L x है, ठीक है। सो tan थीटा इज इक्वल टू H1 अपॉन L प्लस एक्स, L प्लस एक्स। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम लोग छोटा वाला लेंगे, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला, तो P2 and ये वाला आपके पास थीटा हो गया, और ये वाला हाइट H2 है ना, तो ये वाला हो जाएगा ये वाला इक्वेशन, लेट अस से L प्लस एक्स into tan theta is equal to H1, let us say this is our equation number 1, और उसमें क्या हो जाएगा, so tan theta is equal to H2 upon x, ये वाला हो गया हमारे पास x, ठीक है। so ये वाला कितना हो गया, x tan theta is equal to H2, let us say this is our equation number 2। अब देखिए अगर हम लोग H1 minus H2 करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैंने देखा
तो यहाँ पर h1 माइनस h2 करेंगे। सो h1 क्या होगा L tan थीटा प्लस x tan थीटा होगा। h1 क्या होगा L tan थीटा प्लस x tan थीटा माइनस h2, तो ये वाला हो जाएगा माइनस x tan थीटा। ये दोनों कैंसिल करेंगे तो h1 माइनस h2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L tan थीटा, है ना। तो अगर आपको ये इक्वेशन नहीं लिखना तो ये वाला इक्वेशन भी लिखोगे, इट इज गोइंग टू बी वी से L tan थीटा। ये वाला आपके पास इतना दो इक्वेशन आ गए। अब ये वाले दो इक्वेशन कब जरूरी है, इफ वी आर मूविंग any vessel in the direction like this with acceleration a0। सो ये वाला p1 माइनस p2 आपको ρg into h1 माइनस h2 हो जाएगा और p1 माइनस p2 इज इक्वल टू L tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपके पास इतना आंसर आ गया। अब हम लोगों के पास फॉर एग्जांपल एक दूसरा भी केस है जिसके अंदर सपोज ये वाला बेसन है ना, तो ये वाला बेसन है, ये वाला बेसन इफ इट इज रोटेटिंग लाइक दिस विद वी कैन से ओमेगा, है ना, यहाँ पर ओमेगा जितनी एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, और सपोज यहाँ पर आपके पास dl dr लेंथ और a क्रॉस सेक्शन का अगर आपके पास कोई मास एलिमेंट with length dr and cross sectional area a, ठीक है। तो अब देखोगे आप लोग यहां पर कि इस वॉल पे, है ना, on this wall the excess pressure due to rotation, so we can say the excess pressure due to rotation on the wall of the container, on the wall of the container, the excess pressure due to rotation of mass element, and हम लोग यहाँ पर एक रखते हैं mass element on the wall of the container is equal to, it is m omega square r होगा ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv स्क्वायर अपॉन r होगा ना ये, तो m और v की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे ओमेगा r स्क्वायर अपॉन r, तो ये वाला कितना हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r, तो हुआ ना ये वाला m ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। सो दिस एक्सेस प्रेशर dp कैन बी गिवन बाय m, m क्या होगा रो इनटू dv, इसका वॉल्यूम, ये इसका वॉल्यूम रो इनटू dv इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू r। सो एक्स्ट्रा प्रेशर ड्यू टू रोटेशन इज इक्वल टू रो, dv की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वी कैन से dr इनटू ओमेगा स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वी कैन से r। सो dp कैन बी रिटन हियर एज इट इज रो a ओमेगा स्क्वायर, रो a ओमेगा स्क्वायर r dr, है ना, ये वाला dp इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर r dr, ओके। तो ये नोट बनाइए बेटा, कितनी नोट बनाइए, ओह माय गॉड ये आपको नहीं दिख रहा, ओह हो। चलिए मैं वापस समझा देता हूँ, एक बार मैं वापस जो इसको आपको पढ़ा देता हूँ। चलिए चलिए चलिए, ओके सॉरी बेटा। तो एक्सेस प्रेशर ड्यू टू रोटेशन, अब इसी एक्सेस प्रेशर करेगा तो ये बाहर की तरफ करेगा, तो यहाँ पर जो है द एक्सेस प्रेशर ड्यू टू रोटेशन ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये dp, यहाँ पर जो ये प्रेशर करेगा ना इस पे, ये कितना होगा, ये वाला होगा इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय वी कैन से एरिया, यस एरिया मस्ट बी रिटन, है ना। तो ये वाला भी यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय एरिया, सो दिस ए विल गेट कैंसिल। तो ये वाला कितना हो जाएगा द एक्सेस प्रेशर ड्यू टू रोटेशन ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू, ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया mv स्क्वायर अपॉन r,
तो m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r हो गया। तो ये वाला dt इज इक्वल टू रो इनटू वी कैन से dv ओमेगा स्क्वायर इनटू r अपॉन a। dv की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया a इनटू dr। a क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया और dr क्या है उसकी हाइट, है ना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट ऑलवेज गिव्स यू वॉल्यूम। तो ये वाला आपके पास dp इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर इनटू r विद रिस्पेक्ट टू dr। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए।